हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमिक्स, जो कि चैप्टर 2 हम लोगों ने स्टार्ट कर चुका है और इससे पहले एक लेक्चर हम लोगों ने देख चुका और पढ़ चुका है। फाइन। तो आज हम लोग सेकेंड लेक्चर की बात करते हैं, चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमिक्स, क्लास 12। फाइन। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है आप सभी को? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या दिख रहा है आपको? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। और दूसरा क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमिक। और पहला क्या था हम लोग का? पहला हम लोग का था सोशलिस्ट। पहला क्या था? सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। और यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जब दोनों मिक्स हो जाता है तो उसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। और हमारे इंडिया में क्या चलता है? हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमिक चलता है। फाइन। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के आगे, कि जब हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी को ऑप्ट किया जाता है, इसको सेलेक्ट किया जाता है कि हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया जाएगा। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद का हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है। After adopting the mixed economic system, the next important step for the government was to revive the poor, backward, stagnant economy inherited from the British rule. ब्रिटिश रूल से जो हमारा स्टैग्नेंट इकोनॉमिक था, जो इकोनॉमी में हमारी कमी आई थी, जो बैकवर्ड इकोनॉमी था, जो हमारी इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड बहुत पीछे चली गई थी, और जो हमारी इकोनॉमी पुअर थी, वो सभी चीजों से निपटने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसको बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लेना था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट स्टेप लेना था। किसमें? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में। मतलब मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम हम लोगों ने उसको सेलेक्ट कर चुका है, और उसके बाद जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट को क्या लेना है? इंपॉर्टेंट डिसीजंस। ठीक है। पहला क्या लिखा है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इट वाज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू प्लान फॉर द इकोनॉमी नोन एज इकोनॉमिक प्लानिंग। सिंपल सी बात है, अपने इंडियन इकोनॉमी को हम लोग अब क्या देखना चाहते हैं? हम लोग देखना चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो हमारे इकोनॉमी का। हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो डेवलप्ड हो, डेवलप्ड। और डेवलप्ड करने के लिए डेवलपमेंट स्टार्ट करना होगा, और डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को मतलब गवर्नमेंट को क्या करना था? प्लान करना था कि हम क्या करें, प्लान कैसे करें प्लान। और प्लानिंग करने के बाद जब प्लान बन जाएगा तो हम क्या करेंगे? आगे उसको एक्टिविटी अपना स्टार्ट करेंगे। समझ आ रहा है आप सभी को? फाइन। तो यहाँ पे लिखा है प्लान फॉर द इकोनॉमी। अपने इकोनॉमी के लिए हम लोग को चीजें, बहुत सारी चीजें प्लान करनी है। ठीक है। उसी को कहते हैं हम लोग क्या? नोन एज इकोनॉमिक प्लानिंग। मतलब अगर हम लोग अपने इंडियन इकोनॉमी को डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजन व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इकोनॉमिक प्लानिंग में हम लोग को ये डिफाइन करना है, बहुत सारे इकोनॉमिक डिसीजन लेने हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक डिसीजन लेने हैं। जैसे एग्जांपल, what to produce, how to produce, for whom to produce, by the conscious decision of a determinate authority on the basis of comprehensive survey of the economy as a whole। हमारा जो इकोनॉमी है उसको पूरा एज अ होल, मतलब पूरे इकोनॉमी में हम लोग को क्या करना? सर्वे करना है। और जो सर्वे है उसी के बेसिस पे हमको कॉन्शियस डिसीजन लेना है। हमें डिसीजन लेना है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom to produce। हम लोगों को सेकेंड क्या है? हम लोग को डिसीजन लेना है। ठीक है। थर्ड वन, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1948 and the directive principles of the Indian Constitution assigned a leading role to the public sector. Private sector was also encouraged to be a part of the plan effort। देखिए इसमें लिखा पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर क्या करेगी? प्लान करेंगी। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन हुआ था कब? 1948 में। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असाइंड अ लीडिंग रोल टू द पब्लिक सेक्टर। मतलब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स था कहाँ का? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको असाइन किया गया था कि आपको पब्लिक सेक्टर में
लीडिंग रोल करना है, लीड करना है, ठीक है। चलिए थर्ड वन क्या, थर्ड के बाद फोर्थ वन क्या है, टू मेक इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव। जो भी हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग बना रहे हैं उसको हम लोगों को इफेक्टिव बनाना है। क्या बनाना है हम लोगों को, इफेक्टिव बनाना है, ठीक है, फाइन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप प्लानिंग कमीशन। भाई सिंपल सी बात है, हम लोगों को ये प्लानिंग बन चुका है कि दैट वी हैव टू प्लान, हम लोगों को प्लानिंग बनाना है। और प्लानिंग बनाने के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं कर सकता, प्लानिंग बनाने के लिए हम लोगों को प्लानिंग कमीशन बनाना होगा। क्या बनाना होगा, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन में ग्रुप रहता है, बहुत सारे लोगों, ग्रुप ऑफ मेंबर, बहुत सारे पीपल रहते हैं, लोग रहते हैं, मेंबर रहते हैं। जब उन सभी को मिलाकर एक ग्रुप बनाया जाता है, उसी को नाम दिया गया है क्या, प्लानिंग कमीशन। उनका काम क्या है, वो सभी लोग मिलकर प्लान करेंगे। तो सेटअप प्लानिंग कमीशन इन 1950। क्वेश्चन आ सकता है कि प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था, तो 1950 में हुआ था, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ देन पब्लिक, ये प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन जो 1950 में बना था, उसके चेयरमैनशिप कौन था, उस समय चेयरमैनशिप कौन था, तो आपको बताना है प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ द कमीशन। आप कह रहे सर ये जो प्लानिंग कमीशन है ये क्यों बनाया गया है, आप तो पूछ ही नहीं सकते क्यों, क्योंकि आपको खुद पता है ये कमीशन बनाया गया है प्लानिंग करने के लिए। कौन सा प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या इकोनॉमिक प्लानिंग, कि अब हमारे इकोनॉमी में क्या क्या किया जाएगा कि हमारे इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो सके। क्यों, क्योंकि जो ब्रिटिश रूल थी, वो ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया को खराब कर दी थी, हर जगह से खराब कर दी थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो या आपका कोई भी सेक्टर हो, सारे सेक्टर को अगर खराब करने का कोई काम किया है तो वो ब्रिटिश रूल की है। तो आप कह रहे सर वो हमें पता है कि ब्रिटिश रूल तो खराब कर दी 200 साल तक, उसके बाद जब वो 1947 में 15 अगस्त को छोड़कर जाती है, हम लोग इंडिपेंडेंस गेन कर लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग को क्या करना होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या करना होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग। हम लोग डिसाइड कर चुके हैं कि हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी रहेगा, और मिक्स्ड इकोनॉमी के साथ साथ अब नेक्स्ट क्या करना है, इकोनॉमिक प्लानिंग। तो उसी इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए, मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमी में प्लानिंग करने के लिए हम लोग क्या सेटअप कर दिए, प्लानिंग कमीशन। कब सेटअप किए हैं, 1950, 1950 में। कब सेटअप किए हैं, 1950 में। इसके चेयरमैनशिप कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है ये, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उस समय पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इस कमीशन का पर्पस हम लोग देखने जा रहे हैं। द पर्पस ऑफ द कमीशन वॉज टू केयरफुली, कमीशन वॉज टू केयरफुली एसेस, पता लगाना, एसेस द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेस ऑफ द कंट्री एंड टू प्रिपेयर द प्लान्स फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेस। कह रहा है कि ये जो कमीशन हम लोग बनाए थे, इस कमीशन का पर्पस था कि आप केयरफुली एसेस द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेस ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री में आपको पता लगाना है कि क्या क्या फिजिकल रिसोर्सेस चाहिए और क्या क्या ह्यूमन रिसोर्सेस चाहिए, या हमारे इंडिया में क्या क्या ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेस हैं, एंड टू प्रिपेयर द प्लान्स। और उसी के बेसिस पे हम लोगों को क्या करना है, प्लान्स बनाना है, ठीक है। या उसके बेसिस पे नहीं बोल सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, कि आप फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेस हमारे देश में पता करोगे या किस चीज़ की ज़रूरत है वो पता करोगे, और उसी के साथ साथ आपको प्लान को प्रिपेयर करना है, आपको प्लान बनाना है, प्लान्स। जब प्लान्स बन जाएगा फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेस, मतलब जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं उस रिसोर्सेस को कैसे यूज करेंगे हम लोग। अगर हमारे पास बहुत सारे लेबर हैं तो उस लेबर को कैसे यूज किया जाएगा, अगर हमारे पास बहुत सारे फिजिकल रिसोर्सेस हैं तो उस फिजिकल रिसोर्सेस को कैसे यूज किया जाएगा, वो हम लोगों को यहाँ पे प्लान के तहत प्लान बनाना होगा कि कैसे यूज करेंगे, वो प्रिपेयर करना किसका ऑब्जेक्टिव है, किसका पर्पस है, किसका काम है, प्लानिंग कमीशन का काम है। किसका काम है, प्लानिंग कमीशन का। द प्लानिंग कमीशन फिक्स्ड द प्लानिंग पीरियड एट 5 years। जो प्लानिंग कमीशन है वो प्लानिंग बनाती है, और प्लानिंग बनाती है जो वो 5 साल के लिए बनाती है, कि जो भी हम इस प्लानिंग में कर रखे हैं इसको 5 साल के अंदर अंदर खत्म करना। विच बिगेन द इरा ऑफ 5 year प्लान्स, और उसी को हम लोग कहते हैं 5 years प्लान। मतलब जो भी प्लान बनेगा वो 5 सालों के लिए बनेगा, ठीक है। It must be noted that planning commission is no more
in existence. On 1st January 2015, a cabinet resolution was passed to replace the Planning Commission with the newly formed Niti Aayog, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, ये बहुत अच्छा चीज है। ये जो प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, प्लानिंग कमीशन बहुत सालों तक ये फॉलो हुआ, बट अब जाकर ये हमारे एग्जिस्टेंस में नहीं है। 2014 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब जीत कर आते हैं, तो वही 2014 में वो जीतते हैं और 2015 में आते आते 1 जनवरी को वो 5 ईयर प्लान पे ध्यान देते हैं और एक कैबिनेट रिजोल्यूशन होता है, मतलब चेंजेस होता है। और कैबिनेट रिजोल्यूशन जब पास होता है तो उसमें ये कहा जाता है कि जो प्लानिंग कमीशन है उस प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया जाएगा विद द न्यूली फॉर्म्ड नीति आयोग। मतलब उसकी जगह क्या लाया जाएगा? नीति आयोग लिया जाएगा। आप कह रहे सर नीति आयोग, व्हाट इज मीन बाय नीति आयोग? देखिए, नीति का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब नेशनल, एक नेशनल संस्था। किस चीज के लिए? फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, मतलब इंडिया को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो आप बताइए, क्वेश्चन अगर 1 नंबर का आ गया कि नीति आयोग कब आया था? तो नीति आयोग आया था 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए। कहाँ तक? इकोनॉमिक प्लानिंग हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, समझा। अब इसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे? आगे। क्लियर है? ठीक है, फाइन। नीति आयोग के बाद आप लोगों को दिख रहा है क्या यहाँ पे स्क्रीन पे? आप लोगों को दिख रहा है गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, इसमें लिखा हुआ है the 5 ईयर plans have been concerned with the removal of economic backwardness of the country and to make India a developed country। जो हम लोग 5 ईयर प्लान बनाएंगे वो 5 सालों का गोल क्या था? मतलब कि हम 5 साल का जो प्लानिंग करने वाले हैं उस प्लानिंग में हम किस किस गोल को पूरा करेंगे। ठीक है, तो जो भी हम 5 ईयर प्लान्स बनाएंगे उसमें ये रहेगा कि जो हमारा इकोनॉमी पिछड़ा बन गया है, जो हमारा इकोनॉमी बहुत पीछे जा चुका है, उस इकोनॉमी को आगे लाने के लिए हम लोगों को क्या क्या गोल सेट करने पड़ेंगे। ठीक है, कि हमारा जो इंडिया है वो डेवलप्ड इकोनॉमी बन सके। क्या बन सके? डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, पहला क्या लिखा हुआ है? The 5 ईयर plans have also taken care to ensure that the weaker section of the population benefit from the economic progress of the country। इसमें ये कह रहा है कि अगर जो हमारा कंट्री है जो हमारा कंट्री है वो कंट्री का इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो होगा, उसी के साथ साथ हमारे कंट्री को प्रोग्रेस करना है, उसी के साथ साथ बेनिफिट मिलना चाहिए वो सारे पॉपुलेशन को जिसमें वीकर सेक्शन है। मतलब जितने वीकर सेक्शन के पॉपुलेशन है, वीकर सेक्शन के जो पॉपुलेशन है उनको क्या करना है? वीकर मतलब क्या हो गया? मतलब बहुत वीक है, मतलब बहुत गरीब है। ऐसा पॉपुलेशन जो बहुत गरीब है, उस गरीब सेक्शन को हम लोगों को बहुत आगे ले जाना है। मतलब हमारा देश भी आगे चले और जो वीकर सेक्शन है वो भी आगे बढ़े। ठीक है, तो ये 5 ईयर प्लान्स में हम लोगों को ध्यान रखना था, ये पहला गोल है। दूसरा क्या है? The first 5 ईयर प्लान was launched by our first Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू in the Parliament। पार्लियामेंट के अंदर ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, आप कह रहे सर फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या होता है? मतलब पहली बार जो 5 ईयर प्लान बनाया गया था, जो पहली बार 5 ईयर प्लान बनाया गया था उसकी बात कर रहा है। इसकी बात कर रहा है जो पहली बार फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया गया था उसकी बात किया जा रहा है। मतलब पहला 5 साल बीता, पहला 5 साल बीतने के बाद फिर से तो 5 साल का बनाना होगा। तो जब एक बार 5 साल बीत गया तो फिर दूसरा जब स्टार्ट हुआ तो उसको बोलेंगे सेकेंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, वो 5 साल बीत गया, जब तीसरा स्टार्ट हुआ, तीसरा 5 ईयर, तो उसको थर्ड 5 ईयर प्लान उसको बोला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं हम कि
फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? तो आप बोलेंगे सर पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहां पर? पार्लियामेंट में। इट वॉज लॉन्च फॉर अ पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 1951। सोचिए वो कहां से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट होता है। कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल 1951 एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च 1956। अच्छा 51 से 5 साल बाद कितना आएगा? आप कह रहे सर 56 आएगा, 1956। और 1 अप्रैल है तो खत्म कब होगा? आप कह रहे सर 31 मार्च। कब खत्म होगा? 31 मार्च को। तो ये हुआ आपका 5 ईयर प्लान। क्लियर है? ठीक है। कह रहा 12th 5 ईयर प्लान। बातों को समझिए। 12th 5 ईयर प्लान मतलब कि 1951 से 1956 तक 5 साल का हुआ। ये जो 5 साल का है उसको बोला जाएगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान। और इसी तरह फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ ऐसे करते करते 12th 5 ईयर प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब था? मतलब जो 12th 5 ईयर प्लान था हमारे इंडिया में गवर्नमेंट का, वो 2012 और 2012 से लेकर 2017 तक था। मतलब 2012 से लेकर 2017 तक 12th 5 ईयर प्लान, 2017 तक 5 ईयर प्लान चला। और जो वो 5 ईयर प्लान था वो 12th वाला, 12th नंबर पे था। वॉज इंडियाज लास्ट 5 ईयर प्लान। बात को समझिए। 2012 से लेकर 2017 तक, जो 2017 तक लास्ट था। आप कह रहे सर 2017 तक लास्ट था तो 2015 में तो हमने नीति आयोग आया। ठीक है, ठीक है, नीति आयोग अभी आया है, 2017 के बाद से लगेगा, लागू होगा नीति आयोग। इन बिटवीन दीज ईयर्स सम एनुअल प्लान्स वर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। ईच 5 ईयर प्लान लिस्टेड द बेसिक गोल ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट विच सर्व एज गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया प्लानिंग। ये कह रहा है कि जो भी 5-5 साल का बेसिक, जो भी 5-5 साल का प्लान बनाते थे उसमें बेसिक गोल रहता था। बेसिक गोल जो हमारे इंडिया को डेवलपमेंट कर सके, हमारे इंडिया का डेवलपमेंट हो सके, विच सर्व एज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडिया प्लानिंग। मतलब पता है क्या? जो 5 ईयर प्लान बनाते थे हम लोग, वो हम लोग को गाइड करता था। जब हम प्लान बना लिया, उसी प्लान के तहत हम लोगों को काम करना है, तो हम लोगों को गाइड करता था। एक तरह से प्रिंसिपल था, हम लोग को उसी को फॉलो करना था और इंडिया के प्लानिंग को फुलफिल करना था, मतलब इंडिया को आगे बढ़ाना था। ठीक है। आप कह रहे सर ये जो 5 ईयर प्लान बनाते थे तो उसमें गोल क्या क्या था? मतलब हमारे इंडिया में क्या क्या लाना था? तो पहला ये कह रहा है बेसिक गोल में, पहला था कि हमारे इंडिया को ग्रोथ कराना है। दूसरा क्या था? हमारे इंडिया को मॉडर्न बनाना है। तीसरा क्या था? हमारे इंडिया को सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनाना है। और क्या है ये? फोर्थ पे क्या है? आप कह रहे हैं सर फोर्थ पे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विटी। ठीक है, क्या लिखा है? इक्विटी। ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ये फोर्थ को क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। देख लिए, मिस्टेक ढूंढ लिए ना हम। फाइन। तो पहला क्या है? ग्रोथ। दूसरा क्या है? मॉडर्नाइजेशन। तीसरा क्या है? सेल्फ रिलायंस। और 6 नंबर पे लिखा है, बट दिस इज 4। पहले होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए आई, फिर इसके बाद ऐसे आई वी करके ना। ठीक है, ऐसे 4 होना चाहिए, बट वी आई मतलब 6 लिख दिया है। ठीक है, फाइन। तो व्हाट इज फर्स्ट वन? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। आप लोगों को समझ आया? चलिए एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग बताइएगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ और लास्ट 5 ईयर प्लान क्या था? आप कह रहे सर लास्ट 5 ईयर प्लान 2012 से लेके 2017 एंड व्हाट वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? आप कह रहे सर 1 अप्रैल 1951 से लेकर, और 1951 से लेके 5 साल बाद मतलब 1956 31 मार्च। वेरी गुड। ये देखिए लिखा हुआ है। फर्स्ट पहला कब था? 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956, 5 साल का। इसको कहते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान। क्या बोलेंगे हम लोग? फर्स्ट 5 ईयर प्लान। क्या बोलेंगे हम लोग? फर्स्ट 5 ईयर प्लान। आप कह रहे सर लास्ट वाला बता दीजिए, क्या लिखा लास्ट वाला? देखिए क्या लिखा है? 2012 से लेके 2017 तक, 2012 से लेके 2017 तक। एक मिनट रुकिए, ये बार बार अलार्म हमको परेशान कर रहा है। क्यों जी? बढ़ाने नहीं दोगे? 3 बजे वाला परेशान कर रहा। चलो परेशान मत करो सभी लोगों को, पीटे जाओगे तुम। फाइन। सो गाइस आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो आप लोग कह रहे सर समझ तो आ रहा है और मजा भी आ रहा है कि आपने अभी तक बताया, बताया तो बहुत कुछ,
यही कि 5 ईयर प्लान है। 5 ईयर प्लान में पहला कब है 1951 से 1956, और सबसे लास्ट वाला कौन है 2012 से लेके 2017। ठीक है, बहुत सारी चीजें पढ़े हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप कह रहे सर जो 4 बेसिक गोल्स था जो कि यहाँ पे अभी हम लोग पढ़े हैं, 5 ईयर प्लान का जो 4 बेसिक गोल है, इसका मतलब बताइए। मतलब ये कि सर ग्रोथ का मतलब क्या होता है, सर आप हमें बताइए कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग ग्रोथ का मतलब समझते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा है, आप कह रहे सर ग्रोथ लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ग्रोथ लिखा हुआ, ग्रोथ। तो ग्रोथ का मतलब क्या कह रहा है कि एम्स टू इंक्रीज कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स। कह रहा है ग्रोथ का मतलब होता है कि हमारे कंट्री की जो कैपेसिटी है ना गुड्स को प्रोड्यूस करने का, उसी को इंक्रीज करना है। अगर हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ने लगे, हमारे देश की कैपेसिटी क्षमता बढ़ने लगे, हमारा देश बहुत ज्यादा गुड्स का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दे, इंक्रीज कर दे, बढ़ा दे, तो उसी को कहेंगे कि ग्रोथ हो रही है। आप कह रहे सर सेकेंड वाला बता दीजिए, फर्स्ट वाला तो बता दिए, सेकेंड में लिखा है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब समझिए, मॉडर्न, मॉडर्न मतलब नया, नया, नया। व्हाट इज नया, कह रहा मॉडर्नाइजेशन एम्स टू एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। नया टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना चाह रहा है इंडिया। इंडिया में मॉडर्नाइजेशन लाना था, मतलब हमारे इंडिया को नया टेक्नोलॉजी चाहिए। क्या चाहिए, नया टेक्नोलॉजी। एंड चेंज इन सोशल आउटलुक, जो हमारा सोशल आउटलुक है उसको भी चेंज करना है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब नए नए टेक्नोलॉजी को एडेप्ट करना है, और इसी के साथ साथ सोशल आउटलुक जो है उसको भी नया नया चेंज करना है। ठीक है, सेल्फ रिलायंस एम्स टू मेक द इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंट। कह रहा है कि जो सेल्फ रिलायंस है उसका एम ये था कि हमारा जो इकॉनमी है, हमारे अपने इकॉनमी को बनाना सेल्फ रिलायंट, मतलब खुद आत्मनिर्भर रहेंगे, खुद प्रोडक्शन करेंगे, खुद खाएंगे, खुद बेचेंगे, खुद कमाएंगे, मतलब खुद अपने पे ही निर्भर रहेंगे, हम किसी पे निर्भर नहीं रहेंगे। और आप कह रहे सर फोर्थ पे क्या लिखा है, तो फोर्थ पे लिखा हुआ आपका इक्विटी। सर क्या आप इक्विटी का मतलब क्या होता है सर बताइए। एम्स टू इंश्योर दैट एवरीवन गेट्स बेसिक नीड एंड रिड्यूस इनइक्वालिटीज। इसमें इक्विटी में ये था कि हर एक लोगों को बेसिक नीड उसका पूरा हो सके, हर एक लोगों को बेसिक नीड उसका पूरा हो सके, हर एक लोगों का। और इसी के साथ साथ इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, असमानता, असमानता का मतलब कि कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, तो ये जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को बराबर लाना, कि ये भी मिडिल रहे, ये भी मिडिल रहे, सब बराबर रहे। तो ये इक्विटी लाना था हमारे इंडिया में। ये नहीं कि अमीर है तो बहुत अमीर, गरीब है तो बहुत गरीब, नहीं, ऐसा कुछ करना था कि दोनों अमीर गरीब बराबर आ जाए, बराबर। क्लियर है, आप लोगों को समझ आ रहा है। फाइन गाइस, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे पहला ग्रोथ पढ़ा, देखिए यहाँ पे ग्रोथ दे दिया है। ठीक है, तो इस ग्रोथ में क्या लिखा हुआ है, द स्टैग्नेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फोर्स the planners to make economic growth as the first and the foremost objective of Indian plans. Growth refers to increase in the country's capacity to produce the output of goods and services within the country. Growth का मतलब आप लोगों को बताए थे ना, growth refers to increase in the country's capacity. हमारे countries का जो capacity है वो बढ़ सके, क्यों, ये ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, हमारे देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। यही हम लोग का क्या था, पूरा अच्छा से गोल बनाए हुए थे हम लोग। ठीक है, तो आप बात को समझिए कि जो हमारा ये ब्रिटिश रूल जब आया था, जब हमारे देश में ब्रिटिश रूल आया था, वो स्टैग्नेशन करा दी थी, हर एक चीज की कमी करा दी थी, सब कम हो गया था। फोर्स दी प्लानर, अब जो प्लानिंग कर रहे थे, हमारा जो प्लानिंग करने वाले बंदे थे, वो क्या किए, टू मेक इकोनॉमिक ग्रोथ हैज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया प्लान। वो जो प्लानर्स थे ना, वो सोचे, कह रहे हमारे इंडिया को तुम स्टैग्नेशन करा दियो, बहुत कमी करा दियो, हर एक चीज में हम लोग बहुत पीछे चले गए हैं। सबसे पहले तो हम लोग ग्रोथ को रखेंगे, कि सबसे पहले हम लोग को ग्रोथ करना है, अपने इंडिया के कैपेसिटी को बढ़ाना है। जो हम लोग बहुत पीछे चले गए थे उसी को हम लोग को इंक्रीज करना है, बहुत बढ़ाना है। ठीक है, समझ आ रहा है आप सभी को। तो क्या करना हमारे इंडिया में, हमारे इंडिया में ग्रोथ करना है, ग्रोथ करना है। ठीक है, तो आइए ग्रोथ आप लोगों को समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये ग्रोथ के बाद देखिए क्या लिखा हुआ आपके, यही कि ग्रोथ का मतलब क्या है। ग्रोथ इंप्लाइज आइदर अ लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल और अ लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग,
और एन इंक्रीज इन द इफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज। बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। कह रहा प्रोडक्टिव कैपिटल, कह रहा कि ग्रोथ का मतलब ये होता है कि हमारे पास प्रोडक्टिव कैपिटल का लार्जर स्टॉक हो, प्रोडक्टिव कैपिटल का लार्जर स्टॉक हो। अब आप कह रहे सर प्रोडक्टिव कैपिटल का मतलब क्या होता है? आप यहाँ पे मशीन मानिए, क्या मानिए? मशीन। मतलब हमारे देश में जो मशीन है वो बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा मशीन हो। अगर बहुत ज्यादा मशीन रहेगा तो उससे क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। दूसरा लिखा लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विस। हमारे देश में ग्रोथ का मतलब ये भी हुआ कि जो सपोर्टिंग सर्विस जैसे ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग हो गए, ये जो सपोर्टिंग सर्विस है ये लार्जर साइज, बहुत अधिक लार्जर साइज में होने चाहिए, ठीक है। और तीसरा ग्रोथ का मतलब क्या है? इंक्रीज इन द इफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज। कह रहा है कि ये जो मशीन हो गया या सर्विसेज हो गए, इन दोनों का जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, इफिशियंसी है, इनकी इफिशियंसी भी बढ़नी चाहिए। जैसे एग्जांपल, हमारे पास बहुत सारा मशीन है, तो उस मशीन का जो प्रोडक्टिव कैपिटल है, उस मशीन का एफिशिएंसी को भी इंक्रीज अगर जो हम कर रहे हैं, इंक्रीज जो हमें करना है, वो भी ग्रोथ होता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को क्या करना था। अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आप ही बताइए कि आपकी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है या आपकी इकोनॉमी ग्रोथ कर चुकी है? आप कैसे पता करेंगे? क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम आपसे, आपकी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ कर चुकी है या कर रही है या नहीं की है? जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये किस इंडिकेटर से आप इसको मेजर करेंगे? आगे लिखा है द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स इज स्टडी इंक्रीज इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जीडीपी। जीडीपी एक ऐसा इंडिकेटर है जो इस जीडीपी के हेल्प से आप पता लगा सकते हैं कि क्या हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ हुई है कि नहीं है। जीडीपी इज द इंडिकेटर टू नो दैट इकोनॉमी की ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है। आप कह रहे सर जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी रिफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल के अंदर अंदर, एक साल के अंदर अंदर जो हमारी देश है, जो हमारे देश में एक साल के अंदर अंदर हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसी के फाइनल मार्केट वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग? जीडीपी बोलते हैं। उसी के फाइनल मार्केट वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग? जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। हमारे देश में जितने भी प्रोडक्शन होते हैं उसकी फाइनल मार्केट वैल्यू को क्या बोलते हैं? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। The GDP of a country is derived from the different sector, agriculture sector, industrial sector and service sector of the economy. हमारे इकोनॉमी में जो जीडीपी बढ़ता है वो 3 सेक्टर से बढ़ता है। पहला एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ये तीनों सेक्टर से जीडीपी हमारी बढ़ती है। इन सम कंट्रीज ग्रोथ इन एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर टू द जीडीपी ग्रोथ। कह रहा है कि बहुत सारे कंट्रीज हैं जिसमें जो जीडीपी ग्रोथ होता है वो एग्रीकल्चर ही कंट्रीब्यूट करता है, वाइल इन सम कंट्रीज ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट मोर टू जीडीपी ग्रोथ। कह रहा है कि कुछ कुछ और दूसरे देश हैं जो उनके देश में जो जीडीपी ग्रोथ होता है उसमें ज्यादा अगर कोई कंट्रीब्यूशन देता है तो वो कौन होता है? वो सर्विस सेक्टर होता है। कौन सा सेक्टर होता है? सर्विस सेक्टर। द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्टर मेक्स अप द स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन ऑफ द इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन जो बनता है, कैसे बनता है? यही सेक्टर से, जो सेक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं उसी से क्या बनता है? स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन। हमारे इकोनॉमी का क्या बनता है? स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है? मॉडर्नाइजेशन। क्या दिख रहा है? मॉडर्नाइजेशन। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करते हैं, ठीक है। इस मॉडर्नाइजेशन को हम क्या करते हैं? नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करते हैं। तो 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिए और ब्रेक लेने के बाद ये नेक्स्ट लेक्चर आपकी जब इच्छा करे, आज लेना तो आज लीजिए, कल लेना तो कल लीजिए, ठीक है। बट नेक्स्ट लेक्चर को आप जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। तब तक जो पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करिए और इसको भी पढ़कर अच्छे से रिवाइज करिए और नेक्स्ट लेक्चर जरूर से देखिए। फाइन, आज के लिए इतना ही गाइस। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।